हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और मैं बात कर रहा हूं भागलपुर से। तो गाइज, स्वागत है सबसे पहले आपका मेरे चैनल अवैस फ्री लर्निंग में। और मैं बात कर रहा हूं भागलपुर से। तो गाइज, मैं होप करता हूं कि आपने इससे पिछली वाली वीडियो जो है मेरी, जो कि आपका 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर थी, वो ज़रूर देखी होगी। तो खैर, आपको वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो चलिए खैर, आज की जो वीडियो है हम अपनी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन के एप्लीकेशन को समझने वाले हैं। फ्लोटिंग ऑफ फिश, फ्लोटिंग ऑफ सबमरीन्स, हाउ सबमरीन्स फ्लोट, हाउ सबमरीन्स गो डीप इनसाइड द वाटर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे पास एक्सेस हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सेस हो इस चैनल का, और वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो चलिए बच्चों, हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लोटेशन ऑफ आयरन शिप्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात ये हो रही है कि एक आयरन नेल जो है, मान लेते हैं एक काटी है। ठीक है, ये हम लोग थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये पानी है। अब एक छोटी सी काटी है जो कि इसके अंदर डूब जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन आयरन नेल। ठीक है, ये पानी के अंदर डूब जाता है, हालांकि ये भी आयरन का ही बना हुआ है, ये डूब जाता है। लेकिन एक जो शिप है, ये भी तो आयरन का ही बना हुआ है। हाउ डज इट फ्लोट, हाउ डज दिस शिप फ्लोट। ये एक शिप है, ये भी आयरन का बना हुआ है, लेकिन ये फ्लोट कर रहा है। और ये जो आयरन नेल है, इट डज नॉट फ्लोट, इट सिंक्स। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेंसिटी जो होता है आयरन का, वो ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर होता है। और इस वजह से अगर हम लोग आयरन नेल को सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर रखेंगे, तो वेट ऑफ द नेल जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा वेट ऑफ द वाटर से, जो वो डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे आयरन नेल प्लेस करेंगे, ठीक है, जैसे इस पानी के ऊपर आप आयरन नेल प्लेस करेंगे, तो क्या होगा, जितना वाटर ये रिमूव कर रहा है, जैसे आप रखेंगे जितना वाटर ये रिमूव करेगा, उस वाटर का डेंसिटी जो है इस आयरन नेल के डेंसिटी से कम होगा। इस आयरन नेल के डेंसिटी से डेंसिटी ऑफ वाटर कम होगा, जिसकी वजह से ये सिंक कर जाएगा। वेट ऑफ द नेल जो होता है वो वेट ऑफ द वाटर से ज्यादा होता है, विच इज डिस्प्लेस्ड बाय इट। दूसरी तरह अगर हम बात करें एक आयरन शिप की, ये नहीं डूबती है, क्योंकि शिप जो है वो अंदर से खोखला होता है, अंदर से हॉलो होता है। देखिए, हॉलो को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि एक कांटी है, ठीक है, ये हॉलो नहीं होता है, ये पूरा इसके अंदर अंदर तक के आयरन पूरा भरा हुआ होता है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट शिप, तो शिप जो है वो ऊपर आयरन से, तो ऊपर से लग रहा है आपको बना हुआ है, लेकिन इसका जो अंदर का हिस्सा होता है ये पूरा आपका खोखला होता है। इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, जिसकी वजह से आपका जो एवरेज डेंसिटी होता है शिप का, वो कम हो जाता है पानी से। यानी कि जितना पानी ये डिस्प्लेस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसका इतना हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, इतना हिस्सा अगर इसका पानी में डूबा हुआ है, तो इतना हिस्सा जो पानी का वो डिस्प्लेस करेगा, इतना हिस्सा जो वो वाटर का डिस्प्लेस करेगा, जितना हिस्सा उसका डूबा हुआ है पानी के अंदर, उस पानी का जो डेंसिटी है इसके डेंसिटी से ज्यादा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस वजह से जो है शिप आसानी से पानी पे फ्लोट कर पाती है, तैर पाती है। अगर थोड़ा सा भी पार्ट जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड होगा, तो वेट ऑफ द वाटर जो डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे, वो बराबर हो जाएगा इक्वल टू द एंटायर शिप। मैंने पहले ही आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में, कि इसका जितना भी जो जितना इमर्स पार्ट है, उतना लिक्विड जो आपका डिस्प्लेस हुआ है, दिस डिस्प्लेस लिक्विड विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस एंटायर शिप। इस पूरी शिप के वेट के बराबर होगा इसका वेट, जितना डिस्प्लेस लिक्विड है, जो उसको बैलेंस करेगा। एंड दैट्स व्हाई द शिप फ्लोट्स ऑन वाटर। अब देखिए, आयरन शिप्स जो है वो फ्लोट, एक और चीज बता देता हूं कि सेफ्टी रीजंस के लिए जो हल होता है शिप्स का, इट इज मार्क्ड विद व्हाइट लाइंस ऑल अलोंग इट्स लेंथ।
अब देखिए ये शिप के ऊपर आप देखिएगा ये व्हाइट लाइन दिया रहता है, ठीक है, ये व्हाइट लाइन दिया रहता है यहाँ पे शिप के ऊपर, और ये इसे हम लोग कहते हैं प्लिमसोल लाइन। ये जो लाइन है, फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइन, ये व्हाइट लाइन है, ठीक है। अब इसको हम लोग कहते हैं प्लिमसोल लाइन। देखिए इससे सवाल बन सकता है आपका प्लिमसोल लाइन से। प्लिमसोल लाइन जो होता है हल के ऊपर, वो इंडिकेट करता है मैक्सिमम सेफ लोडिंग लेवल्स, ठीक है, मतलब इस लेवल तक आप शिप को लोड कर सकते हैं, इससे ज्यादा अगर आप लोड कीजिएगा इट मींस दैट द शिप माइट बी इन डेंजर, ठीक है, माइट कम इन डेंजर जोन। तो आप यहां तक जो है लोडिंग कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप माल लोड कर रहे हैं, अब इतना इस लेवल तक जो है, ये जो लाइन है इस लेवल तक आपका माल लोड हो चुका, यू डोंट नीड टू लोड एनी एक्स्ट्रा, यू डोंट नीड टू लोड फर्दर, ठीक है, आपको आगे ज्यादा लोड करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप आगे जाके भारी नुकसान उठा सकते हैं, शिप डूब सकती है आपकी। अब देखिए जो लोडिंग किया जाता है शिप में, इसको स्टॉप कर दिया जाता है जब सी वाटर जो है टच कर देता है प्लिमसोल लाइन को, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए सेम टाइम पे क्या किया जाता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है शिप के लिए अगर आप लाइटली लोड करेंगे। देखिए मैंने एक तरफ बोला आपसे कि आपको प्लिमसोल लाइन से ऊपर नहीं जाने देना है, इतना ज्यादा हेवी लोडिंग नहीं करना है। अब एक तरफ अगर आपको ज्यादा हेवी लोडिंग से मना कर रहा है, हेवी से अगर आपको ज्यादा हेवी लोडिंग से मना कर रहा है, तो दूसरा लाइट लोडिंग से भी आपको, बहुत ज्यादा लाइट लोडिंग से भी आपको मना कर रहा है। मतलब एक म्यार में होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हेवी लोडिंग आपको करनी है, ना बहुत ज्यादा लाइट लोडेड आपको अपने शिप को रखना है, क्योंकि ये भी एक डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा। देन इट विल गो इनटू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन द प्रीवियस वीडियो, बट अगेन आई विल गिव यू अ शॉर्ट। देखो अब ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो हायर देन मेटा सेंटर चला जाता है। भाई जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब आपका हायर देन मेटा सेंटर चला जाएगा तो आपका शिप जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, और जैसे ही शिप आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा तो आपकी जो शिप है इट मे टर्न अपसाइड डाउन, वो आपकी पलट सकती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से, तेज हवा की वजह से आपकी पूरी शिप पलट सकती है, क्योंकि शिप जो है आपकी वो लाइटली लोडेड है इस वजह से। इसीलिए जब कार्गो शिप को लोड नहीं किया जाता है तो बॉटम ऑफ द शिप जो है इट इज लोडेड विद बैलेस्ट। जब आप देखेंगे कि कार्गो शिप्स को कभी कभी ऐसा भी होता है कार्गो शिप्स को लोड नहीं किया जाता है, तो जब लोड नहीं किया जाता है, जब माल नहीं रहता है, तो उस सामान की जगह, उन चीजों की जगह जो ट्रांसपोर्ट की जाती है उसके जगह दे यूज बैलेस्ट, ठीक है, दे यूज टू लोड इट विद बैलेस्ट। अब देखिए बैलेस्ट आप बोल सकते हैं बालू को, पत्थर को, ये या फिर किसी भी हेवी वेस्ट मटेरियल से लोड कर सकते हैं। अब बैलेस्ट जो है, बैलेस्ट जो होता है उससे लोड करना जरूरी होता है, नहीं तो ज्यादा लाइटली लोडेड आपका शिप हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हायर देन मेटा सेंटर चला जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका शिप चला जाएगा, शिप पलट सकती है। बैलेस्ट में स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, सैंड्स, इन्हीं को हम लोग कहते हैं बेसिकली बैलेस्ट, और कोई भी हेवी वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए बैलेस्ट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बिलो मेटा सेंटर ले आता है। बैलेस्ट क्या करता है, फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका यहाँ पे था, मेटा सेंटर आपका यहाँ पे था, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, ये ऊपर था, इस वक्त शिप जो है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। अब आपका क्या हो गया है, अब जो है आपका मेटा सेंटर ऊपर आ गया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया। ये काम करता है आपका बैलेस्ट, यही काम होता है बैलेस्ट का। यू कैन नोट इट डाउन। व्हाट इज द यूज ऑफ बैलेस्ट? इट लोअर्स द बैलेस्ट लोअर्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो द मेटा सेंटर एंड हेंस द शिप स्टेज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अब देखिए बच्चों दूसरा एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं फ्लोटिंग ऑफ फिश का। अब देखिए फिश का बहुत सारा स्पेसीज जो होता है उसमें कंप्रेसिबल ऑर्गन होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्विम ब्लैडर। एक ऐसा ऑर्गन होता है जो आसानी से कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, एंड दिस ऑर्गन इज कॉल्ड स्विम ब्लैडर, याद रखिएगा। अब ये फिश को हेल्प करता है, मदद करता है कि वो अपने बॉडी का वॉल्यूम जब चाहे बदल सकता है, चेंज कर सकता है,
और इस वजह से आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि चूंकि वो अपने बॉडी का वॉल्यूम बदल सकता है, अपने बॉडी का शिफ्ट वॉल्यूम बदल सकता है, तो आप कह सकते हैं कि वो अपनी बॉडी का एवरेज डेंसिटी जो है वो उसको भी चेंज कर सकता है जब चाहे। अब देखिए जब मछली को ऊपर आना पड़ता है, मैं आपको इसे बनाकर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पानी है, ठीक है, यहाँ पर है वो मछली, ये है मछली। डायग्राम बहुत गंदा है, कोई बात नहीं है, समझेंगे हम लोग बस डायग्राम से। ये मछली को जब ऊपर आना होता है तो गैस जो है वो डिफ्यूज करता है फिश के बॉडी फ्लूइड से इनटू द ब्लैडर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो ब्लैडर है, यहाँ पर वो ब्लैडर है, तो जब इसको ऊपर आना पड़ता है तो गैस डिफ्यूज कर जाता है फ्रॉम द फिश बॉडी फ्लूइड्स इनटू द ब्लैडर। ये ब्लैडर के अंदर, स्विम ब्लैडर के अंदर गैस जो है वो भर जाता है। इस स्विम ब्लैडर के अंदर क्या होता है, इस स्विम ब्लैडर के अंदर गैस भर जाता है, गैस इज डिफ्यूज इनसाइड दिस ब्लैडर। इसका रिजल्ट ये होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, फिश का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, इस वजह से अपथ्रस्ट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, फिश का वॉल्यूम बढ़ जाता है, फिश का वॉल्यूम बढ़ जाता है इन द सेंस, मान लेते हैं ना बढ़ गया, ठीक है, ये फिश का वॉल्यूम बढ़ गया तो अपथ्रस्ट इस पे क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट जो है वो फिश के ऊपर बढ़ जाएगा और इस वजह से फिश जो है वो ऊपर आ जाती है, क्योंकि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू लिक्विड, ड्यू टू वाटर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट बढ़ जाता है तो फिश इस वजह से इट राइजेस अप एज इट्स एवरेज डेंसिटी बिकम्स लेस देन दैट ऑफ सी वाटर। इसका जो एवरेज डेंसिटी है वो कम हो जाता है देन दैट ऑफ सी वाटर। तो ये जब इसको ऊपर आना पड़ता है। अब मान लेते हैं ये सेम मछली है, जब इसको नीचे आना है, ठीक है, जब इस मछली को नीचे आना है तो ये क्या करेगी, गैस जो है वो ब्लैडर से बाहर आ जाएगा और इस वजह से जो है एम्प्टी हो जाएगा ब्लैडर आपका, जो है ये जो फूला हुआ आपका ब्लैडर था जो गैस से भरा हुआ था, अब इससे गैस बाहर आ जाएगा, गैस इज डिफ्यूज आउट। जब गैस बाहर आ जाएगा तो ये पिचक जाएगा, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब गैस जब बाहर आ जाएगा तो इस फिश का वॉल्यूम जो है वो घट जाएगा, ठीक है, इस फिश का वॉल्यूम जो है वो घट जाएगा, जिसकी वजह से जो डेंसिटी होगा, एवरेज डेंसिटी होगा वो ज्यादा हो जाएगा। इस फिश का जो एवरेज डेंसिटी होगा वो बढ़ जाएगा, इसका एवरेज डेंसिटी बढ़ जाएगा देन द एवरेज डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। इस वजह से जो है वो फिश आपकी नीचे आ जाएगी या डूब जाएगी या नीचे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अपथ्रस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एवरेज डेंसिटी अगर फिश का बढ़ेगा तो अपथ्रस्ट जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया होगा रीजन बहुत अच्छे से। ये रीजन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला भी सवाल बन सकता है कि आयरन नेल सिंक्स बट शिप फ्लोट्स ऑन वाटर, हाउ इज इट पॉसिबल? हाउएवर बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ आयरन बट द आयरन नेल सिंक्स एंड द शिप फ्लोट्स ऑन वाटर। ये वाला भी सवाल आएगा कि फ्लोटेशन ऑफ फिश के बारे में सवाल आएगा कि हाउ फिश comes up or rises up on the surface of water, comes up on the surface of water and how it goes down. So you have to explain both the conditions. So let's talk about the other topic. Let's rub it first. तो बच्चों यहाँ पे हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं कि सबमरीन जो है वो फ्लोट किस तरह से करता है पानी के ऊपर, और सबमरीन को जब पानी के नीचे जाना होता है तो वो किस तरीके से जाता है। अब देखिए हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि सबमरीन जो है वो फिश के ही शेप का होता है। अब देखिए नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, सबमरीन जो है वो बिल्कुल शिप की तरह ही चलता है, यानी कि पानी के ऊपर नॉर्मल कंडीशंस में। अब ये जो वाटर डिस्प्लेस करता है उस वाटर का वेट इसके वेट से ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ये सबमरीन है, ठीक है, ये सबमरीन है। अब मान लेते हैं कि जब ये पानी के ऊपर चल रहा है तो वो इतना वाटर डिस्प्लेस कर रहा होगा, इतना वाटर डिस्प्लेस कर रहा होगा, तो इतना जो वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है इस वाटर का वेट जो है वो ज्यादा होता है, इस वाटर का वेट जो है जो डिस्प्लेस कर रहा है इसका वेट ज्यादा होता है देन द वेट ऑफ द होल सबमरीन इस केस में, जिसकी वजह से वो जो है सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट आसानी से कर पाता है। अब देखिए इसका जो बैलेंस टैंक होता है वो इस वक्त फिल्ड रहता है कंप्रेस्ड एयर से, मतलब जब वो पानी के ऊपर चल रहा होता है, जैसे कि पहले कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये पानी के जब ऊपर चल रहा है
जब सबमरीन जो है वो पानी के ऊपर चल रहा होता है तो उसका जो बैलेंस टैंक होता है, यहाँ देखिए पानी के ऊपर है, यहाँ पे इसे मिटा देते हैं। जब ये पानी के ऊपर चल रहा है तो इसका जो बैलेंस टैंक है वो फिल्ड रहता है कंप्रेस्ड एयर से, हवा से भरा हुआ होता है। इसका बैलेंस टैंक कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें चार अंडर बेली डोज होता है, ठीक है। इसमें 4 दरवाजा होता है जिसके थ्रू आपका कंप्रेस्ड एयर जो है वो अंदर भेजा जाता है थ्रू सिलेंडर्स। तो जब ये पानी के ऊपर चलता है तो इसका बैलेंस टैंक जो है वो कंप्रेस्ड एयर से भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, डेंसिटी कम होता है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, जिसकी वजह से ये आसानी से फ्लोट कर पाता है। अब जब इस सबमरीन को नीचे जाना होता है बच्चों, तो इसका ये चारों दरवाजा जो आप देख रहे हैं ये खुल जाता है और इसी दरवाजे के थ्रू जो है कंप्रेस्ड एयर को अंदर भेजा जाता है। कंप्रेस्ड एयर रशेस इनसाइड, ये कंप्रेस्ड एयर को जैसे ही यहाँ से भेजा जाता है अंदर, सो ड्यू टू द कंप्रेस्ड एयर वाटर रशेस आउट। वाटर रशेस आउट यानी कि इसके अंदर अरे सॉरी अब इसमें से कंप्रेस्ड एयर को निकाला जाता है। जब इसको नीचे आना पड़ता है तो कंप्रेस्ड एयर को इससे क्या किया जाता है, निकाला जाता है और फिर इसके अंदर पानी भर दिया जाता है, ठीक है। और वाटर जो है इट गोज इनसाइड दीज बैलेंस टैंक्स एंड व्हाट हैपेंस, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द सबमरीन बिकम्स ग्रेटर। अब एवरेज डेंसिटी क्या हो जाएगा, जैसे ही इसके बैलेंस टैंक्स के अंदर पानी भरेगा तो एवरेज डेंसिटी जो होगा सबमरीन का, एवरेज डेंसिटी ऑफ सबमरीन इट बिकम्स ग्रेटर देन द एवरेज डेंसिटी ऑफ सी वाटर। अब चूंकि यहाँ पे सबमरीन का जो एवरेज डेंसिटी है वो एवरेज डेंसिटी ऑफ सी वाटर से ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से सबमरीन जो है व्हाट हैपेंस, इट सिंक्स इनटू द वाटर, वो डूब जाएगी। दूसरे केस में अगर मान लेते हैं सबमरीन को ऊपर आना होगा बच्चों, तो कंप्रेस्ड एयर जो है उसको फिर से भरा जाएगा। जब सबमरीन को ऊपर आना होगा तो इस बैलेंस, ये जो डोज है विच इज कॉल्ड अंडरबेली डोज, इस अंडरबेली डोज को खोल दिया जाएगा और फिर इसके अंदर जो है वो कंप्रेस्ड एयर को भरा जाएगा थ्रू सिलेंडर्स। अब जैसे ही इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर को भरा जाएगा बच्चों, तो इसके अंदर से पानी जो है वो बाहर आने लगेगा। इट विल स्टार्ट रशिंग आउट फ्रॉम दीज बैलेस्ट, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर फोर्स करेगा सी वाटर को टू रश आउट ऑफ दिस बैलेस्ट टैंक्स। इसकी वजह से एवरेज डेंसिटी जो होगा सबमरीन का वो इस वक्त कम हो जाएगा देन द एवरेज डेंसिटी ऑफ सी वाटर। अब चूंकि इस सबमरीन का एवरेज डेंसिटी जो है वो कम हो गया है देन द एवरेज डेंसिटी ऑफ सी वाटर, देन व्हाट विल हैपन, इट विल राइज अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। जैसे ही इसका एवरेज डेंसिटी कम होगा व्हाट हैपेंस, इट विल राइज अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, ये पानी के ऊपर आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल because I have tried to explain you with my full potential, I would say. अब देखिए बच्चों 3 रीजन और है, उसे भी हम लोग समझ ही लेते हैं। फ्लोटेशन ऑफ बलून के बारे में आज हम लोग समझते हैं, बलून्स के बारे में समझते हैं कि बलून्स जो है वो आपका फ्लोट कैसे करता है, ठीक है। अब देखिए बलून्स को हम लोग फ्लोट पानी में नहीं कराएंगे, बलून्स को फ्लोट, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोटिंग इन द एयर, ठीक है। ये आपका एयर में फ्लोट कराने की बात हो रही है, पानी में नहीं, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो आपका सिर्फ लिक्विड्स पे अप्लाई नहीं होता, इट्स फॉर फ्लूइड्स एंड गैसेस कम इन फ्लूइड्स, ठीक है। गैसेस डू कम इन फ्लूइड्स, ठीक है। सिर्फ लिक्विड आपका फ्लूइड्स नहीं होता है, गैसेस भी आपका फ्लूइड्स होता है। अब जब लाइटर गैस, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज the lightest gas, you guys must have known this, हाइड्रोजन। और दूसरा सेकंड लाइटेस्ट गैस आपका हीलियम है, ये भी आप लोग जानते होंगे अच्छे से, लेकिन ज़्यादातर हम लोग हीलियम का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हाईली एक्सप्लोजिव होता है। क्या होता है, हाईली एक्सप्लोजिव होता है, इस वजह से हम लोग बलून्स में जो है हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं बच्चों, हालांकि ये सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट होता है। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ अगर कॉन्टैक्ट में आ गया तो वो फट जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब लाइटर गैस जैसे कि हाइड्रोजन या फिर हीलियम जो है बलून के अंदर भरा जाता है तो वेट ऑफ द एयर जो डिस्प्लेस होता है बाय इन्फ्लेटेड बलून, इट बिकम्स मोर देन द वेट ऑफ द गैस फिल्ड बलून, ठीक है। वेट ऑफ द एयर जो है वो ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बलून है जो कि इस तरह से पिचका हुआ है, ठीक है, इस तरह से पिचका हुआ है, तो अब जब आप इसमें हवा भरेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये कोई आदमी है जिसका मुंह है, अब ये जब इसके अंदर हवा भरता है, ठीक है, तो जो भी गैस इसके अंदर आता है, फॉर एग्जाम्पल इसके, सॉरी ये इंसान हवा नहीं भर रहा है,
यहाँ पे एक मशीन का इस्तेमाल करके इसके अंदर जो है वो हीलियम गैस जो है वो भरा जा रहा है। कौन सा गैस भरा जा रहा है? इस बलून के अंदर हीलियम गैस को भरा जा रहा है। तो इस वक्त क्या होता है, जो हवा डिस्प्लेस हो रहा है, जो एयर डिस्प्लेस हो रहा है बाय द इन्फ्लेटेड बलून, फॉर एग्जांपल जब ये बलून फूलेगा, तो कुछ इस तरीके का दिख सकता है ये। अब जब ये इस तरह का बन जाएगा, जब इसके अंदर गैस भरा जाएगा, इसके अंदर गैस आ चुका है, इसके अंदर पूरा चारों तरफ गैस आ चुका है, तो ये इतना ज्यादा जो है जगह छेका है, तो इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर वो डिस्प्लेस किया होगा, यानी उसको हटा दिया होगा, इतने वॉल्यूम ऑफ एयर को इस गैस ने हटा दिया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी वेट ऑफ एयर वो डिस्प्लेस कर रहा है वो ज्यादा हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल ये इतना एयर जो है, इतना एयर वो डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों सेम है, इतना एयर वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसका जो वेट होता है वो इस बलून के वेट से ज्यादा हो जाता है, या बोल सकते हैं कि डेंसिटी भी इसका ज्यादा हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पे क्या होगा कि अपथ्रस्ट जो लग रहा है बलून के ऊपर वो ज्यादा हो जा रहा है, मोर देन इट्स वेट। अब चूंकि इसका डेंसिटी ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि वो एयर जितना डिस्प्लेस कर रहा है वो इसके वेट से ज्यादा हो जा रहा है, तो अपथ्रस्ट क्या हो जा रहा है, अपथ्रस्ट आपका बढ़ जा रहा है, अपथ्रस्ट इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, अपथ्रस्ट बहुत ज्यादा हो जा रहा है इस बलून के वेट से, जिसकी वजह से वो नेट अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और वो एंड व्हाट हैपेंस, इट राइजेस अप ड्यू टू दिस। ये नेट अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपथ्रस्ट, जिसकी वजह से ये ऊपर चला जाएगा, इट विल राइज अप। अब देखिए जब बलून बहुत ज्यादा ऊपर चला जाने लगता है, जा रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो डेंसिटी ऑफ एयर जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ एयर जो है इट डिक्रीजेस विथ हाइट। फॉर एग्जांपल बलून बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, यहाँ चला गया कुछ, ये बलून है और ये माउंटेन्स है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये इसके भी लेवल से थोड़ा ऊपर ही चला गया, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाने के बाद क्या होता है ना कि एयर डेंसिटी जो होता है, एयर डेंसिटी वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर जाने के बाद एयर डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो मास ऑफ द एयर डिस्प्लेस कर रहा है बलून, ये भी डिक्रीज होता जा रहा है विथ हाइट, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विथ हाइट। तो अब जो एयर डिस्प्लेस कर रहा है ये इतना सा हिस्सा बलून का, उसकी डेंसिटी अब जो है वो विथ एल्टीट्यूड, विद राइज इन हाइट, वो कम होती जा रही है। अब चूंकि ये एक सर्टेन हाइट के ऊपर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, सर्टेन मतलब कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाने के बाद जो है एयर की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, इस वजह से अपथ्रस्ट जो होता है इस एरिया में ऊपर जाने के बाद इक्वलाइज हो जाता है, इट बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ बलून इटसेल्फ, ठीक है। अब जो बलून का वेट होगा, बलून्स वेट, अब जो बलून का वेट होगा इट विल बिकम इक्वल टू द अपथ्रस्ट, इट विल बिकम इक्वल टू द अपथ्रस्ट। अब देखिए अपथ्रस्ट और बलून का वेट जो है वो अब बराबर हो चुका है, इस वजह से अब जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है बलून के ऊपर वो जीरो है। अब कोई नेट फोर्स मतलब कि टोटल फोर्स, इसका वेट ड्यू टू ग्रेविटी और नीचे से जो फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज अपथ्रस्ट, ये दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब जो आपका नेट फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे, अब नेट फोर्स एक्ट कर रहा है आपका जीरो, ये सिर्फ हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद ही होगा, इस वजह से इट विल नॉट राइज एनी फर्दर। अब तुमसे ये सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से बच्चों कि ऊपर जाने के बाद बलून जो है एक सर्टेन हाइट पे जाके स्टॉप क्यों हो जाता है, why doesn't it go any further, ठीक है, rise any further। तो इसके पीछे रीजन यही है। टॉपिक हम लोग समझते हैं, हम लोग खुद के बारे में समझेंगे, फ्लोटेशन ऑफ मैन। सबके बारे में तो बात हो गई, अब खुद के बारे में बात करते हैं, फ्लोटेशन ऑफ मैन, हाउ डू वी फ्लोट। अब देखिए एवरेज डेंसिटी जो होता है ह्यूमन बॉडी का एम्प्टी लंग्स के साथ, अगर हम लोग का लंग्स जो होता है, ये जो लंग्स होता है, ठीक है, गंदा डायग्राम है कोई बात नहीं है, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं एम्प्टी कर दें, इसके अंदर से हवा निकाल दें, इसके अंदर से हवा निकाल दें, ठीक है, तो एवरेज डेंसिटी हम लोग का 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। लेकिन लंग्स फिल्ड विथ एयर के साथ हम लोग का एवरेज डेंसिटी हो जाता है 1.00 ग्राम पर सीएम क्यूब, ठीक है। ये जो है आपका लंग्स को डिफ्लेट करके था और ये लंग्स को इन्फ्लेट करके है, यानी ये लंग्स को एम्प्टी करके ये डेंसिटी था
और लंग्स को हवा से भर के आपका फिल्ड विथ एयर ये डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए जो एक अच्छा स्विमर होता है, आप देख सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा देर तक पानी में लेट सकता है। आप देखेंगे कि आप बहुत सारे स्विमर को देखते होंगे कि वो कुछ इस तरह से पानी के ऊपर लेटा हुआ है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से पानी के ऊपर आराम से लेटा रहता है। ये बहुत अच्छा स्विमर कर सकता है। अब देखिए वेट ऑफ द वाटर जो डिस्प्लेस कर रहा है वो नियरली इक्वल टू हिज ओन वेट हो जाता है। मतलब इस इंसान का जितना वेट है, इस इंसान का जितना भी वेट है, फॉर एग्जांपल W1 मान लेते हैं, वो बराबर हो जाता है अपथ्रस्ट के, ठीक है, जितना वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है। इसको हम लोग मान लेते हैं W2 और ये है आपका अपथ्रस्ट या फिर लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो ये दोनों वेट आपका यहाँ पर बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से he can swim easily with very little effort। तो ये दोनों वेट यहाँ पे बराबर हो जा रहा है, इस इंसान का वजन और ये इंसान जो पानी के अंदर है वो जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है उतने पानी का, उतने लिक्विड का वेट, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाता है। इस वजह से ये आराम से फ्लोट कर पाता है विदाउट पुटिंग मोर एफर्ट, विद वेरी लेस एफर्ट। अब दूसरे केस में क्या होता है बच्चों, कुछ और बात कर लेते हैं। ये बहुत आसान होता है, सी वाटर में जो है स्विम करना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू स्विमिंग इन रिवर वाटर। इट्स वेरी इजी टू स्विम इन सी वाटर। अब चूंकि सी वाटर में आपका मिनरल्स होता है, सॉल्ट्स होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी ऑफ सी वाटर जो है वो 1.026 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, विच इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ फ्रेश वाटर। ये हल्का सा फ्रेश वाटर से ज्यादा है सी वाटर, या फिर ये हल्का सा रिवर वाटर से ज्यादा होता है, और रिवर वाटर का होता है 1.00 ग्राम पर cm क्यूब। अब बताइए डेंसिटी किसका ज्यादा है, सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा है ना, ये सी वाटर का डेंसिटी है, और ये है आपका फ्रेश वाटर का डेंसिटी। यानी कि फ्रेश वाटर से जो है आपका सी वाटर का डेंसिटी वो स्लाइटली ज्यादा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। ये आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ फ्रेश वाटर। अब देखिए इस केस में क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर जो डिस्प्लेस कर रहा है स्विमर इज मोर इन केस ऑफ सी वाटर, ठीक है। अब जितना वेट, फॉर एग्जांपल एक स्विमर जब सी वाटर में जब तैर रहा है, ठीक है, तो वो ज्यादा हिस्सा पानी का जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है। जब वो सी वाटर में स्विम कर रहा है तो वो ज्यादा हिस्सा पानी का जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है। इस वजह से बॉयंट फोर्स जो है वो यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। ये सी वाटर के केस में ज्यादा हिस्सा डिस्प्लेस कर रहा है, और बगल में इसके हम लोग बना देते हैं रिवर वाटर। ये दूसरा आदमी रिवर वाटर में स्विम कर रहा है, इसका जो है कम हिस्सा पानी के अंदर है, इसका कम हिस्सा पानी के अंदर है, तो ये कम हिस्सा जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है पानी का। अब एक चीज बताइए, ये ज्यादा हिस्सा डिस्प्लेस कर रहा है पानी का, ये कम हिस्सा डिस्प्लेस कर रहा है पानी का। आप मुझे ये बताइए कि बॉयंट फोर्स ज्यादा किस में होगा, ठीक है। ग्रेटर बॉयंट फोर्स जो है वो अप्लाई करेगा बाय सी वाटर, ठीक है। इस केस में आपका ज्यादा बॉयंट फोर्स होगा, ग्रेटर होगा बॉयंट फोर्स, और इसमें जो है वो लेसर बॉयंट फोर्स होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, एज कम्पेयर टू द सी वाटर। और ये वाला है आपका रिवर वाटर, जिसमें आपका कम हिस्सा पानी का डिस्प्लेस कर रहा है। अब देखिए बच्चों, चूंकि ग्रेटर बॉयंट फोर्स पहले वाले केस में अप्लाई हो रहा है बाय द वाटर ऑन द स्विमर्स बॉडी एज कम्पेयर टू द रिवर वाटर, so this makes it easier to swim in sea water than the river water। अब डेड सी में क्या होता है ना, डेड सी में डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1.16 होता है। देखिए डेड सी से भी आपको सवाल बन सकता है, डेड सी से भी आपको सवाल बन सकता है कि डेड सी का जो डेंसिटी होता है वो 1.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि सी वाटर से भी ज्यादा है। मतलब नॉर्मल सी वाटर से डेड सी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा बॉयंट फोर्स जो है वो ऑफर करता है, जिसकी वजह से चांस ऑफ ड्राउनिंग जो है इट बिकम्स वेरी लेस। ये बहुत ज्यादा इसका डेंसिटी है, वेरी हाई डेंसिटी
और चूंकि ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी ऑफर करता है, आप लोग लिख सकते हैं, यू कैन नोट इट डाउन, इन डेड सी द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। Therefore it offers a greater buoyant force and therefore the chances of drowning in the Dead Sea are very less. ये सवाल बन सकता है कि chances of drowning in Dead Sea are very less. Give reasons for your answer. Why? तो इस वजह से इंसान जो है, कोई भी आदमी जो है वो डेड सी में आसानी से तैर सकता है with his shoulders above the water. We shall rub this topic. अब चलिए बच्चों, आइसबर्ग से रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं। रोटेशन ऑफ आइसबर्ग। अब देखिए डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो होता है आपका, ये आइस लिख देते हैं और इधर वाटर लिख देते हैं, इसका होता है 0.917 ग्राम पर सीएम क्यूब, और वाटर का होता है 1 ग्राम पर सीएम क्यूब, फ्रेश वाटर का ले लेते हैं, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो 0.917 ग्राम पर सीएम क्यूब होता है, विच इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, विच इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। इस वजह से जो ह्यूज मास ऑफ आइस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, आइसबर्ग्स। ह्यूज मास ऑफ आइस को, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े को जो पहाड़ों कितना बड़ा होता है, व्हाट डू वी कॉल इट, वी यूज्ड टू कॉल इट आइसबर्ग्स। तो ये जो आइसबर्ग्स होता है, दे आर एबल टू फ्लोट ऑन वाटर। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा जो है वो पानी के ऊपर तैर रहा है। अब देखिए, आप देखेंगे कि बड़ा बड़ा आइसबर्ग जो है वो फ्लोट करता है सी वाटर में with 11/12 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम बिलो वाटर। 11/12 पार्ट का मतलब ये होता है कि उसका, अगर मान लेते हैं उस आइसबर्ग का टोटल हिस्सा हम लोग करें, फॉर एग्जांपल कि उसका टोटल 12 हिस्सा कर दें, 12 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दें, तो उसका 11 पार्ट जो है वो पानी के नीचे होगा, 11 पार्ट जो है वो पानी के नीचे होगा, नीचे, और एक पार्ट सिर्फ उसका ऊपर होगा। इसका यही मतलब हुआ 11/12 पार्ट, यानी 12 हिस्से में से 11 हिस्सा उसका पानी के अंदर होगा और एक हिस्सा 12 - 11 एक हिस्सा आपका पानी के ऊपर होगा। तो इतने हिस्से के साथ वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। अब देखिए, आइसबर्ग्स जो होता है बच्चों, वो एक्सट्रीमली डेंजरस, दे आर एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर शिप्स। यू वुड हैव हर्ड अबाउट टाइटैनिक, व्हाट हैपेंड, जस्ट यू मस्ट गो एंड वॉच द फिल्म इफ यू हैवंट वॉच्ड येट। तो आइसबर्ग्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है बच्चों शिप्स के लिए, क्योंकि शिप्स जो है वो आइसबर्ग्स को हिट कर सकती है ड्यू टू द नॉन विजिबिलिटी एंड कुड सिंक इनटू द सी। अब देखिए, पहले शिप्स में जो है उतना ज़्यादा हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, अब तो फिर भी डिटेक्ट हो जाता होगा आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर बात करें तो। पहले की अगर हम लोग बात करें, कुछ ज़माना पहले चले जाएँ, तो होता क्या था, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि इसका एक बड़ा हिस्सा जो होता है आइसबर्ग का, वो पानी के अंदर होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये एक आइसबर्ग है, ठीक है, आइसबर्ग है। अब ये इतना हिस्सा इसका, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर है, ये इस तरह से है, ठीक है। अब शिप्स यहाँ पर है, शिप्स जो है वो कुछ यहाँ पर है, तो शिप्स, ये तो शिप तो देख रही है कि ऊपर वाला हिस्सा इतना सा ही पार्ट दिख रहा है, आइसबर्ग का इतना सा पार्ट दिख रहा है, लेकिन ये नीचे वाला हिस्सा तो दिख नहीं रहा है। अगर कोई भी पार्ट है शिप का, वो इस हिस्से से, नीचे वाले हिस्से से, आइसबर्ग का कुछ हिस्सा इस तरह से निकला रहता है पानी के अंदर, ठीक है, अगर उससे शिप टकरा जाएगी, सो इट मे हिट द आइसबर्ग एंड इट कुड सिंक इनटू द सी। ये शिप जो है वो पानी के अंदर डूब सकती है। इसका रीजन यही है कि आइसबर्ग्स आर एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर शिप्स। व्हाई? The reason is that as the ships may hit the underwater icebergs due to the non-visibility and it could sink into the sea. तो बच्चों, आई होप कि आपको आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने बात किया है अलग अलग फ्लोटेशन के बारे में, फ्लोटेशन ऑफ मैन, फ्लोटेशन ऑफ फिश, फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन, हाउ डज इट फ्लोट, हाउ डू दे फ्लोट. So I hope you guys understand very well because I have tried to explain to you guys with my full potential. So let's end our today's video. We'll meet up inshallah in our next video. Till then, goodbye. और जाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जिन बच्चों को मेरी वीडियोस पसंद आती है और चाहते हैं आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं, लाइक करें वीडियो को, अगर पसंद आए, नहीं आए तो ना करें, कोई बात नहीं है. चलते हैं अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं. टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़.